समाचार दर्पण के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस विशेष सत्र में एक विशेष खबर आ रही है। खबर यह है कि सरकार ने एनपीएस के बदले एक नई पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने इस पर अपना अनुमोदन दे दिया है। वह जो नई योजना आ रही है उसका नाम होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मंत्री जी का या मंत्रिमंडल का या समिति के अध्यक्ष महोदय का यह कहना है कि यह योजना वाकई बहुत अच्छी होने जा रही है। आज के इस सत्र में अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको मंत्री जी के वक्तव्य, सोमनाथन साहब के भी वक्तव्य सुनाऊंगा और साथ ही साथ मैं इसकी तुलना करके आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी योजना बेहतर रहेगी, क्योंकि सरकार अब आपको एक विकल्प देगी कि आप पुराने वाले में जाएंगे या एनपीएस में बने रहना चाहेंगे। तो मैं समस्त आंकड़े आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मंत्री जी की राय जान लेते हैं। See, OPS is not a point of reference. OPS has ceased in 2004. But this unified pension scheme has those features of the OPS which are an assured pension, inflation indexation, family pension and minimum pension. So those features of the OPS are available in the UPS. The contributory and fully funded nature of NPS is also available in this scheme. That is why it's a unified pension scheme. जो लोग एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके बारे में भी अब आप राय सुन लीजिए कि उन्हें एरियर्स कैसे दिया जाएगा। आपका सेकंड पॉइंट जो था उसमें एडिशनल जो बर्डन पड़ेगा वो रहेगा एक्सपेंडिचर करीब 6250 करोड़ 24-25 में, और ये हर साल वेरी करता है। ये रेफरेंस पॉइंट 24-25 का है। 6250 करोड़ तो एडिशनल एक्सपेंडिचर और जो एरियर्स है उससे 800 करोड़। The first question was how will you deal with those? First of all, आप इतना समझिए कि 2004 से शुरू हुआ, उसमें अभी 20 साल भी नहीं हुआ है। ये just 20 years are finished. So the number of people who have retired in this is very small. See, people don't retire in 5 years normally. Only a very small number of people have retired under the new pension system. There are a lot of people in the system, but we are talking about arrears. जिन लोगों का सेवानिवृत्ति हो गया है उनको ये अरियर मिलेगा। उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, पीएफआरडीए में है कि उन्होंने किस दिन ज्वाइन किया, किस दिन वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट में कितना पैसा मिला उनको एनपीएस में, उसमें 50% एश्योर्ड देने, अगर वो एलिजिबल है 10 साल सर्विस के साथ तो उसका अमाउंट क्या है, अगर वो मिनिमम पेंशन 10,000 जो कितना अमाउंट है वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से कितना उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ किया है, कितना उनका एडिशनल एलिजिबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये बिल्कुल संभव है। हमारे पास पूरा प्रोसीजर है हमारे पास। वी हैव इवन डन सम सैंपल कैलकुलेशन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा रेफरेंस व्हिच वर गिवन टू द कमिटी एंड व्हिच द प्राइम मिनिस्टर हैड आस्क्ड अस टू वर्क ऑन इज टू डिजाइन a scheme for the center which can be adopted by any state in the same manner. So as you know, the existing NPS was adopted by all except 2 states from 2004. Some of them later have said that they are leaving, but that was a national architecture. The center funds it in its own way. Similarly, this is a national architecture. The architecture is national. Center is going to use this architecture. All states are welcome to join it, and based on their own numbers, their contributions, etc. will be fixed. But the architecture is common. So you will fund also the state? No, we will not. The state government's employees will be funded by the state governments. मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम में जो टोटल एमोल्यूमेंट का जितना परसेंटेज मिलता था और इसमें कितना मिलेगा? टोटल एमोल्यूमेंट मंथली एमोल्यूमेंट का कितना होगा? सेम है 50%। नहीं, 50% तो बेसिक पे का सब आप बता रहे हैं उसमें। In total in the existing old pension scheme, it is the pension is 50% of the pay. Even in the existing old pension scheme, it is 50% of the pay. And then there is a dearness relief. Okay. The same dearness relief is applicable here also. So there is actually, it is the same. There is no catch or hidden thing here. It is similar. So they have calculated that as on today's assumed interest rates, inflation rates, etc., it requires an 18.5% contribution. However,
there is also provision for a once in 3 years reassessment, and on that assessment the government's contribution may be modified. But I want to make it clear, the staff contribution remains unchanged. So any changes which may happen through any such assessment will be on the government, not on the staff. Staff contribution remains at 10% unchanged. तो मित्रों, सुना आपने कि मंत्री जी ने क्या कहा और समिति के अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा। इसका अर्थ है कि अब जो भी इस पेंशन योजना को स्वीकार करेगा, सरकार अपनी ओर से 18% उसके पेंशन के लिए देगी और साथ में कर्मचारियों का जो 10% चल रहा है वह अंशदान जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने इस नियम में यह भी बनाया है कि यदि 25 वर्ष तक की सेवा आप करते हैं तो 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर आपका जो पेंशन है, अंतिम जो सैलरी मिलेगी आपको, अंतिम जो वेतन मिलेगा उसका 50% कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। पर जो व्यक्ति 10 वर्ष, इसमें न्यूनतम पेंशन के लिए जो उम्र रखी गई है वह 10 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक नौकरी करता है तो उसको एश्योर कर रही, अर्थात सुनिश्चित ढंग से 10,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगा। मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प है जो एनपीएस से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि एनपीएस में जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं अभी तक, मैंने जिनसे बात की है, कई ऐसे लोग हैं जिनको 2,500-3 हज़ार रुपया ही पेंशन मिल पाता है। यह उनके लिए घाटे की बात थी। लेकिन यहाँ सरकार कह रही नहीं, पिछले 1 वर्ष तक, मतलब आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उस समय तक कि 1 वर्ष तक आपका जो भी वेतन रहा हो उसमें अंतिम वेतन का 50% कम से कम 25 वर्ष की नौकरी पर, और यदि आप 10 साल की नौकरी करके निकलते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। मुझे लगता है सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इस खबर के साथ ही अब कल का सवेरा आपके लिए क्या लेकर आएगा देखते हैं। यह योजना 2025 से लागू होने जा रही है, अर्थात वित्त वर्ष 2025 से। प्रतीक्षा करें, और अगर यह संदेश अच्छा लगा हो तो अपने अन्य साथियों में साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।